जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MP कोटा के ऊपर। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि सर MP कोटा के ऊपर एक वीडियो बनाएं और हम सबके साथ शेयर करें कि MP कोटा क्या होता है, MP कोटा में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और MP कोटा में अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करूं, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो उन सबको MP कोटा के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं MP कोटा के ऊपर। तो दोस्तों जो सबसे पहला सवाल आता है कि MP कोटा होता क्या है, तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो एडमिशन होते हैं वो कैटेगरी और कोटा वाइज होते हैं, यानी कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं और उसी तरह से कोटाज होते हैं, जैसे SC कोटा, ST कोटा, RT कोटा, OBC कोटा, इस टाइप के कोटाज होते हैं। उसी तरह से एक MP कोटा भी होता है। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए MP कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के MP के ऑफिस में जाके कांटेक्ट करें और उनसे पता करें कि क्या MP कोटा में एडमिशन के लिए कूपन्स आ गए हैं या नहीं आए हैं। अगर आ गए हैं तो आप ऑफिस से कांटेक्ट करें और उनसे पता करें कि प्रोसीजर क्या है MP कोटा के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वो आपको सारा प्रोसीजर बता देगी, कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, वहाँ पर कहाँ पर देनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये सारी बातें आपको वहाँ ऑफिस से पता चल जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों बात आती है कि MP कोटा के थ्रू एडमिशन कब से कब तक होते हैं। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि जैसे पिछले कई सालों से जो एडमिशन होते आए हैं MP कोटा के थ्रू, तो जो उसके लिए कूपन आते हैं वो नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में आते हैं। यानी कि अभी जो नवंबर गया यहाँ से लेकर के अभी जो फरवरी चल रहा है इसके बीच में ही MP कोटा के लिए कूपन्स आते हैं MPs के पास। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए MP कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के MP के ऑफिस में जाके कांटेक्ट करें और उनसे पता करें कि कूपन आ गए हैं या नहीं आए। अगर आ गए हैं और सीट्स बची है यानी कूपन बचे हैं तो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो दूसरा बात आता है कि एक MP कितने एडमिशन करवा सकता है, तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि एक MP के पास टोटल 10 कूपन आते हैं। वो सिर्फ 10 ही बच्चों के एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर को। तो अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए MP कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आप जल्दी से जाएं और अपने एरिया के MP के ऑफिस से कांटेक्ट करें। अगर वहां पे कूपन बचे होंगे तो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों अगला सवाल आता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ यही लोग एडमिशन के लिए MP कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो MP आते हैं अगर उनके पास कूपन बचे होंगे तो कोई भी उसके थ्रू अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मजदूर वर्ग का हो, चाहे वो किसी ट्रांसफरेबल जॉब में हो, चाहे सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, चाहे पुलिस में हो, किसी भी तरह का व्यक्ति MP कोटा के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है कि सिर्फ यही लोग MP कोटा के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगली बात आती है कि मान लीजिए कि कोई ट्रांसफरेबल जॉब वाला है और उसने अगर MP कोटा के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रिकमेंड करवा लिया MP से और उसका ट्रांसफ़र किसी और स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, तो क्या वो कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी कि जो MP कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया वो कंसीडर होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं जब उसने अप्लाई किया, अगर उस टाइम उसी क्षेत्र में था जहां के MP के थ्रू उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उसके बाद कहीं और स्टेट में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में या किसी और सिटी में चले गए तो फिर भी वो कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर वहां से वो चले गए तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने अप्लाई करते टाइम उस सिटी में थे, उस MP के एरिया में थे और वहीं से उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद कहीं और चली भी गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो है MP कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इसके साथ साथ एक और बात बताता हूँ आप सभी पेरेंट्स को कि मान लीजिए किसी MP के एरिया में कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसके बगल का एरिया होगा अगर उसमें कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो MP क्या है कि वहाँ के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकता है, यानी कि अपने एरिया के बच्चों के एडमिशन के लिए वो उस केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, मान लीजिए कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल के हर सेक्शन में 40 बच्चों के लिए स्ट्रेंथ होती है, यानी कि मैक्सिमम 40 रहते हैं। अगर किसी स्कूल में 40 बच्चे पूरे हो गए तो क्या MP कोटा के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो MP कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो 40 बच्चों का जो स्ट्रेंथ होता है इसके ऊपर ही एडमिशन होती है, यानी कि मान लीजिए कि किसी क्लास में 40 बच्चों की वैकेंसी फुल हो गई तो उसके बाद 41, 42, 43 जो भी होगा वहाँ MP कोटे के थ्रू भी एडमिशन हो जाएंगे, यानी कि 40 के बाद भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर किसी क्लास में 40 बच्चों का जो स्ट्रेंथ होता है अगर पूरा हो गया तो उसके बाद भी आपके बच्चे का उस क्लास में या उस सेक्शन में एडमिशन हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगला सवाल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि कौन सी क्लास के लिए आप एमपी कोटा के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th 11th 12th के लिए एमपी कोटा के थ्रू कोई एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो गया कि एमपी कोटा के थ्रू आप कौन सी क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक जो है एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन होते हैं। उसके बाद जो अगला सवाल आता है कि क्या आप अपने एरिया के एमपी से किसी नोट पैड पर अगर लिखवा करके एडमिशन के लिए रिकमेंड करवाते हैं तो वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर हम अपने एरिया के विधायक से या एमपी से अगर हम नोट पैड पर लिखवा करके एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन होते हैं उसके लिए क्या होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो 10 कूपन देता है, यानी उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देता है। यानी जो आप उसको कूपन बोलते हैं वो एक क्या होता है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। जब आप उस फॉर्मेट के थ्रू ही अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रिकमेंड करवाएंगे तभी वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो एक्सेप्ट करेगा एडमिशन के लिए। अगर आप किसी नॉर्मल नोट पैड पर अगर आप एडमिशन के लिए वहाँ से रिकमेंड करवाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो हेडक्वार्टर ने जो एमपीज़ को दिए हैं, अगर आप उस फॉर्मेट में ही अगर सिर्फ एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तभी आपका एडमिशन के लिए वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आप किसी नॉर्मल नोट पैड पर भेजते हैं तो वो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा और वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसके बाद आखिरी सवाल आता है कि अगर आपने मान लीजिए कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एमपी कोटा के थ्रू अप्लाई कर दिया, यानी आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एमपी से रिकमेंड करवा दिया, तो इसके बाद भी आपके बच्चे का जो है एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एमपी कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन की जो गाइडलाइन है उसमें भी आपके बच्चे का जो है फिट होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए क्लास 1 में अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सबको पता होगा क्लास 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम एज जो है 5 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है 7 ईयर्स है। तो आपने अप्लाई कर दिया और मान लीजिए कि आपके बच्चे की उम्र जो है 7 साल से एक्स्ट्रा है या 5 साल से 1 महीने कम है या 7 साल से 1 महीने ज़्यादा है, तब भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। जब आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए बुलाया जाएगा और जब आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाएगा, अगर वहाँ पर आपके बच्चे का एज कम या ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन की जो गाइडलाइन है अगर उसके लिए आपका बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो वैसे तो जब आप एमपी कोटे के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तभी आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ लेंगे, उसके तहत ही उनको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्लास 1 में या जिस क्लास में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तभी वो आपके बच्चे के एडमिशन के लिए रिकमेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें थी जो एमपी कोटे के लिए बहुत ही जरूरी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है सब समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट में एक बार पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अगर आप एमपी कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एमपीज़ के पास नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में जो है कूपन्स आते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एमपी कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के एमपी के ऑफिस में जाए, वहाँ से कांटेक्ट करें, वहाँ पता करें कि कूपन अभी बचे हैं कि नहीं बचे हैं। अगर बचे हैं तो जो ऑफिस का प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करें, उसके थ्रू आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होता है। अगर आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एमपी कोटा के थ्रू अप्लाई किया है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आखिरी में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।